नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं आपसे बहुत सारी बातें करता हूँ। अभी जो चेंजेस बीआर एक्ट में आए हैं उसके बारे में ही बात करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और टिपिकली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में हम लोग ये चेंजेस फेस करने के लिए क्या तैयार हैं? मुझे लगता है कि मैं आज जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज़ ट्रांज़िशन प्लानिंग। प्रिज़्यूम करो कि आपके बोर्ड में 3 या 4 डायरेक्टर्स या फिर चेयरमैन, इनका टेन्योर खत्म हो गया है और वो एग्ज़िट करने वाले हैं। दिस इज़ particularly, दिस वीडियो टिपिकली will apply to all the members of the board and to the key management personnel of your bank, maybe CEO, GM, DGM, AGM, उन सब के लिए है कि हमें अगर बैंक का अस्तित्व ठीक तरह से रखना है, हमें अगर ये सोचना है कि जो बदलाव आ रहे हैं, वो बदलाव हम स्वीकार करें और आगे बढ़ें। और जब हम लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, डिपॉज़िट्स लेते हैं, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम ये जो आने वाले बदलाव है, उसको सीमलेसली एक्सेप्ट करें। तो मेरा ये कहना है कि ड्यू टू द अमेंडमेंट्स इन बीआर एक्ट और फॉर एनी अदर रीज़न अदरवाइज़ ऑल्सो, वी मस्ट हैव अ ट्रांज़िशन प्लान रेडी। अब ये ट्रांज़िशन प्लान जिसको हम कहते हैं, या फिर आप टेक्निकली उसको बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान कह सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट प्रिसाइज़ली द बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान। आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द ट्रांज़िशन एट द टॉप लेवल। व्हेन द ट्रांज़िशन एट द टॉप लेवल हैपेंस, and if the level of preparedness is not correct, the transition doesn't take place in 2 or 3 days. You need to plan for it. My focus therefore will be on how to design a transition plan, or how to convert a transition plan into a transition plan policy. Many banks are having it, but then urban cooperative banks typically don't pay attention to this transition planning, and it's time that they should seriously look at this transition planning seriously, considering that the people who are not likely to be there, and the new people who will come up, there has to be an overlap. There has to be a plan as to how the transition plan will take place at the board level. I am not talking of transition planning that happens at the executive level or level junior or the employee level, because a lot of that is covered under the business continuity plan and all those things. I'm typically talking about the board level plan. मान के चलो कि आपके बैंक में से 3 या 4 डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं, या फिर आपकी पूरी बैंक इलेक्शन फेस करने वाली है, मे बी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन बीआर एक्ट और अदरवाइज ऑल्सो। ये जो चेंजेस होने वाले हैं, इसमें आप पूरा वो डेमोक्रेटिक सेटअप पे छोड़ नहीं सकते हैं कि कोई भी बंदा आएगा बैंक चलाएगा। ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। जो एग्जिस्टिंग ग्रुप या जो टीम मेंबर है बोर्ड के, जो बैंक चलाते हैं, उन्हें इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि भाई कल हम जाने के बाद हु विल मैनेज द अफेयर्स, because typically, unlike the commercial or the private sector banks, typically urban cooperative banks, the people from common walk of life come up. And when the people from common walk of life come up, the transition becomes difficult. And at times, if the transition is not properly planned, मैंने देखा है कि बैंक पिछड़ती है। द ग्रोथ ऑफ द बैंक टेक्स एन इम्पैक्ट, द कस्टमर सर्विसेज टेक एन इम्पैक्ट, दी शेयर होल्डर्स व्यू दिस ट्रांजिशन इन अ डिफरेंट वे। हम सबको तैयार करना है ट्रांजिशन प्लान के लिए। जैसे हम वो कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर 1 हो गया, हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 की। दैट इज ट्रांजिशन प्लानिंग। ये जो मोदी जी ने कहा है, दैट इज अ ट्रांजिशन प्लानिंग, और हमें हमारी बैंक के लिए ट्रांजिशन प्लान तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जो 3 या 4 बंदे जा रहे हैं, या पूरा बोर्ड चेंज हो रहा है, या मेजर पार्ट ऑफ द बोर्ड चेंज हो रहा है, हमें किस तरह से ट्रांजिशन प्लानिंग हमें करनी है। तो हमें बहुत सारे एरियाज है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि बोर्ड को हम मानते हैं कि बोर्ड इज टिपिकली द गार्डियन ऑफ द गवर्नेंस,
the vision, the compliance, and all these disruptions can have effect on regulatory compliances as well. A strategic direction of the bank can undergo lot of change. तो सबसे पहले बात जब ट्रांजिशन प्लान की एट द बोर्ड लेवल में करता हूं तो मुझे लगता है कि हमें जो एग्जिस्टिंग बोर्ड का स्किल सेट है और एग्जिस्टिंग हमारी जो कॉम्पिटेंसीज है, हमारे बोर्ड की जो कॉम्पिटेंसीज है, वो कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए हमें इसको एक ये जो आपदा अगर आती है तो उसको अवसर में कैसे परिवर्तित करना है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है. ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन द चैलेंजेस दैट वी आर लाइकली टू फेस. जो कॉम्पिटेंसीज हमारी बोर्ड में हम सब जानते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन को इसके बारे में ज़्यादा सोचना ज़रूरी है कि 15 लोग हैं, 15 लोगों में क्या क्या कॉम्पिटेंसीज किसके पास है, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाओ. वो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में आपको समझ में आएगा कि बैंक के परिचालन में जो कॉम्पिटेंसी ज़रूरी लगती है वो है या नहीं है. नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये जो टिपिकल डिफिशिएंसी या गैप आपको लगती है तो ये भरने के लिए आपको अवसर मिल सकता है. अगर अवसर मिलता है तो आपको पोटेंशियल सक्सेसर ढूंढना ज़रूरी है. अब ये पोटेंशियल सक्सेसर की जब मैं बात करता हूँ ना, तो आपको ये देखना है कि आपकी जो मेंबर्स की लिस्ट होती है, वो मेंबर्स की लिस्ट में बंदा डायरेक्टर कब बन सकता है, जब वो 2 साल का उसका टेन्योर जब तक खत्म नहीं होता है. हालांकि लगभग हर एक स्टेट में यही प्रोविजन है. अ मेंबर हैज टू बी देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, देन ओनली ही कैन बी ऑन द बोर्ड. तो इसका मतलब ये है कि आपको एक कट ऑफ डेट पकड़ के उसके पहले के मेंबर्स की लिस्ट छाननी है और उसमें से बंदों को पिकअप करना है. अगर आपको दो बंदों की गैप है या 3 बंदे की गैप है, तो आपको ये सोचना है कि कम से कम 3 times दिस नंबर यू शुड आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स. अब बीओएम की वजह से मेरा ये हमेशा का मानना है, बीओएम हैज टू बी यूज्ड एज अ प्लान, सक्सेशन प्लान. आप उसमें 6 या 7 बंदे बीओएम में ऐसे लाओ कि जो आगे चल के बोर्ड में आएंगे. अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं आपकी बैंक के लिए, तो आपका सक्सेशन प्लान आराम से रेडी होता है. लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते. हम लोग क्या देखते हैं, कंप्लायंस की तरफ देखते हैं. तो कंप्लायंस करने के लिए हमारे पास बीओएम होना चाहिए, और जो 100 करोड़ की नीचे की बैंक है उन्हें भी बीओएम लाना चाहिए. मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लेके आओ. क्यों लेके आओ? दैट विल हेल्प यू टू प्लान फॉर द सक्सेशन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स. एक बात आपको ध्यान में आ गई है कि कोई भी बंदा 10 साल के ऊपर बैंक में डायरेक्टर नहीं हो सकता. चीज हो गई पक्की. आपकी बैंक को आगे 100 साल चलना है या उसके भी आगे चलना है. तो प्लानिंग बहुत जरूरी है. ट्रांजिशन प्लानिंग पॉलिसी डिजाइन करना बहुत जरूरी है. और आपके जो बंदे अभी बोर्ड में बैठे हुए हैं, उनका इवैल्यूएशन, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका नॉलेज लेवल, उनका स्किल सेट, उनका अप्रोच, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, इन सब मायनों में आपको उनको इवैल्यूएट करना है. इम्पार्शियली करना है. खुद को तो करना ही है, लेकिन ये भी आपको करना है, बिकॉज एज अ चेयरमैन यू विल बी अ की पर्सन हु विल बी प्लानिंग दिस ट्रांजिशन अलॉन्ग विद दी एमडी और सीईओ ऑफ द बैंक. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते. भी कोई भी बंदा इलेक्ट होकर आ जाता है, फिर बैंक चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी. ये ट्रांजिशन प्लानिंग के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन फॉर द बोर्ड इज एक्सट्रीमली इसेंशियल. वो हर बोर्ड मीटिंग में आएगा, बैठेगा, सब नाश्ता पानी करके निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं करेगा, जो रेजोल्यूशन आएगा उसको हाँ में हाँ मिलाएगा, पढ़ाई कुछ नहीं करेगा. यू डोंट वांट नॉन कंट्रीब्यूटर्स इन द बोर्ड. या फिर ऐसे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं बोर्ड में कि हर एक चीज में टांग अड़ाओ, हर एक चीज में अपना ही कुछ लगाओ. जो स्मूथ फंक्शनिंग चल रहा है उसको टेढ़ा मेढ़ा करो. यानी अगर बोर्ड में ईगो लेवल के इश्यू चल रहे हैं तो आपको इन चीजों को वीड आउट करना जरूरी है, रिमूव करना जरूरी है.
आप कैसे करोगे? क्योंकि अगर बोर्ड में हेल्दी डिस्कशन है, अगर बोर्ड में कॉमरेडरी है, बोर्ड में अगर दोस्ताना व्यवहार है, बोर्ड अगर एक साथ चल के चलता है, तो ट्रांजिशन प्लानिंग डिफिकल्ट नहीं होता है। क्योंकि हर एक बंदा, अगर आप जिम्मेवारी दे दी कि हर एक बंदे की भाई तू तेरा सक्सेसर आइडेंटिफाई करके ला, और जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, जो 2 साल से मेंबर है, ऐसे ही बंदे को उठा के लेके आ, डिस्कस करो। यू नीड टू डिस्कस। अगर आप डिस्कशन करोगे हर एक फ्यूचर कैंडिडेट के ऊपर, तो आपका ट्रांजिशन प्लानिंग एक दिन में नहीं होता है, लेकिन इसको 4-6 महीने लग जाते हैं। और जो बदलाव आ रहे हैं वो आने के लिए 4 या 6 महीने और लगने ही वाले हैं। और इसमें सीईओ का बहुत बड़ा रोल होता है। सीईओ टिपिकली क्या सोचता है, ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं सीईओ रह चुका हूं और मैंने ये कभी होने नहीं दिया। क्या सोचता है? मेरे बगैर बैंक चलनी नहीं चाहिए बॉस। ऐसे सोच करके आप चलोगे तो यू आर अनफिट टू बी सीईओ। टेक्निकली यू आर फिट है, लेकिन तुम्हारा अप्रोच अगर ये है तो वो गलत है। एज ए सीईओ अगर आप की मैनेजमेंट पर्सनल में आते हो और आप पूरी जिम्मेवारी बोर्ड के ऊपर डालते हो, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेवारी भी बोर्ड के ऊपर डालते हो, यू आर अनफिट। You are unfit. There has to be a clear-cut demarcation between administration and management. CEO heads the administration. The decisions taken by the board are required to be implemented by the CEO and his team. CEO also knows what is happening in the board because he is the person who he is a member of the board, ex officio member of the board. तो वो भी सबको इवेल्युएट करते रहता है। लेकिन हमने कई सीईओ देखे हैं कि जो चेयरमैन कहेगा उसको मान लेंगे, चलो आगे। यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर पोजीशन, एंड देयरफॉर इन सक्सेशन प्लानिंग ऑफ द बोर्ड, और टिपिकली जिसको मैं कहता हूं कि ट्रांजिशन प्लानिंग ऑफ द बोर्ड, हम तैयार ही नहीं है। देयर इज नो प्रिपरेशन एट अवर एंड। हम बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होगा, बट वी डोंट डॉक्यूमेंट। It's extremely necessary that transition policy for the board can be a confidential document. You need not share this with the Reserve Bank of India. Let me tell you why. Reserve Bank of India doesn't want to understand in a democratic process who the member of your board is. क्योंकि हर एक मेंबर बोर्ड का डायरेक्टर बन सकता है। आपको ये चुनना है कि बैंक को अगर सही तरीके से आगे चलाना है। तुम्हारा टेन्योर खत्म हो गया, बैंक गई भाड़ में, ऐसे नहीं होता है। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सक्सेशन प्लानिंग, स्पेशली इन द एरिया ऑफ कंप्लायंस, इन द एरिया ऑफ ऑडिट, इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम्हारा जो आईटी का हेड है या बड़े बैंकों में सीटीओ होता है, वो क्या भाषा बोल रहा है आपको समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आपके बोर्ड में ऐसे मेंबर होने चाहिए कि जो ये टेक्नोलॉजी वाला बंदा कह रहा है वो आपको समझ में आए। बाकी बैंकिंग के बारे में मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा इतना ही मानना है हमेशा की तरह, बैंकिंग इज कॉमन सेंस। इफ यू यूज योर कॉमन सेंस प्रॉपरली, आप लोगों का पैसा लोगों को दे रहे हो सॉरी, तो सेफ्टी ऑफ फंड्स आप जानते हैं। अगर सेफ्टी ऑफ फंड्स आप जानते हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी जानते होंगे। थियोरेटिकली बात अलग है और प्रैक्टिकली पॉलिसीज क्या फ्रेम करना है ये भी बात अलग है। लेकिन जो तुम्हारा सीईओ कह रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे बंदे बोर्ड में चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव फ्रेटर्निटी बोर्ड को बता रही है किसी स्कीम के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी इशू के बारे में। सक्सेशन प्लानिंग में आपको ऐसे बंदे होने चाहिए कि जिनके कान खुले रहेंगे और मुंह कम से कम बोलेगा। हमारे यहाँ उल्टा होता है, सुनेंगे ही नहीं, पहले रिएक्शन दे देंगे और फिर ईगो पे जाएंगे। मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बैंक के हित के बारे में बोल रहा हूँ। एज ए चेयरमैन आपको ये सोचना है कि मुझे किस तरह के बंदे इस बैंक को चलाने के लिए लाना जरूरी है। एक बात पक्की समझ लो, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ बीआर एक्ट। एम्प्लॉयज वगैरह तो छोड़ ही दो, आप भी पब्लिक सर्वेंट हो। आपका टेन्योर मैक्सिमम 10 साल का होने वाला है, हो गया है रादर। तो 10 साल के बाद क्या,
ऑर्गेनाइजेशंस आर परपेचुअली, ये मैं मानता हूं कि किसी एक बंदे के ऊपर बैंक चलती नहीं है। कोई एक बंदा जो है वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसी के ऊपर नहीं चलता। बैंकिंग इज ऑलवेज अ टीम गेम। कोई अकेला जाके ये बैंक चलाएगा ऐसे होता नहीं है। इट्स ऑलवेज अ टीम गेम, कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट in various areas helps the bank to grow. Why some banks have grown and why some banks have not grown, it is simply because of the approach and attitude of the entire board, entire team of the board. जैसे कि अगर मेरा टेन्योर 5 साल का है, मैं 5 साल के लिए डायरेक्टर हो चुका हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे टेन्योर में कोई पंगे नहीं होने चाहिए यार, कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं जो चल रहा है वो चलने देता हूं। I don't even look for artificial intelligence. I don't even look for the changes which are happening in the technology and try to adopt and implement them. मैं क्या सोचता हूं, मेरे टेन्योर में नो पंगा, बैंक रुक जाती है, बैंक बढ़ती नहीं है। ग्रोथ इज द ओनली कांस्टेंट इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड। तो आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपका सक्सेशन प्लानिंग बोर्ड लेवल पे इतना तगड़ा होना चाहिए। तो ये चेयरमैन का एक एडिशनल ड्यूटी होती है कि मुझे हमेशा आगे की सोचना है। आई नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑन एन एवरेज 30 people who are eligible members to be on the board, identify them, evaluate them, constantly track their social media, what they're doing. ये सीईओ और चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इसमें कोई और डायरेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, द डीपर थिंकिंग नेसेसरी टू मैनेज द ट्रांजिशन। और सबसे बड़ी बात क्या आती है, मान के चलो कि आपका 33% टॉप कट गया, टॉप रिटायर हो गया, टॉप एग्जिट हो गया किसी भी वजह से। हाउ द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज विल बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू मेंबर्स? This is a process of continuity. And this process of continuity presupposes that the directors who have retired will contribute even with the existing and new directors as to how to handle things. How to handle things. And let me tell you, in many banks, प्रायर टू एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग पुराने जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको बुला के बैंक की सिचुएशन क्या है ये समझाई जाती है, बताई जाती है। मेनी बैंक्स have this practice. This is not legal, not required by law, not required by Reserve Bank of India. You need to do it. You need to do it simply because तुम्हारा धंधा तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने वाली, अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाली न्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है। रूमर मॉन्गरिंग होगी तुम्हारे बारे में, रन लग जाएगा, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा कोई ऑफिसर कुछ कर देगा, रन लग सकता है। तो एज अ बोर्ड मेंबर मुझे ये लगता है कि नॉलेज ट्रांसफर के बारे में आपको बहुत सारा प्लान करना पड़ेगा। और उसमें मेरा ये मानना है कि व्हाइल यू ट्राई टू ट्रांसफर द नॉलेज, इट्स नेसेसरी फॉर सीईओ एंड एमडी टू प्रिपेयर अ बोर्ड लेवल बुकलेट, बोर्ड लेवल बुक, कि भाई साल भर हमने क्या किया, साल भर क्या पॉलिसी डिसीजन लिए, रिजर्व बैंक के रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हमने किस तरह से किए, रिजर्व बैंक के जो सर्कुलर्स आप बोर्ड में रखते हो उसका तुम्हारे ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। अब लिखते ही नहीं हो आप, जो रिजर्व बैंक के सर्कुलर्स आते हैं वो बोर्ड में रखते हो और क्या करते हो, वी आर नोटेड द कंटेंट्स। नो, फॉर ईच रेगुलेटरी सर्कुलर दैट कम्स टू द बोर्ड इट्स नेसेसरी दैट यू ड्रॉ एन इम्पैक्ट एनालिसिस एंड रिकॉर्ड इट, कि भाई इसका हमारे ऊपर अच्छा बुरा क्या इम्पैक्ट आने वाला है। दैट विल फॉर्म योर नॉलेज बुक फॉर द बोर्ड एंड दैट विल बी यूज्ड बाय द न्यू मेंबर्स टू एब्जॉर्ब इट क्विकली। आजकल तो डिजिटल इसमें सब चल रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है। और जब नया बोर्ड आता है या 3 या 4 बंदे बोर्ड में नए आते हैं, या आफ्टर इलेक्शन ए न्यू बोर्ड कम्स, normally there is no induction program, but it's necessary that CEO and the ex-chairman or a couple of seasoned bankers, you should bring them together only for one purpose,
उनका इंडक्शन प्रोग्राम आप करवाओ, आप नहीं करते हो। बैंकिंग कोई पैदा होके सीख के नहीं आता है सर, उसको सिखाना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ती है। और ये इंडक्शन प्रोग्राम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है बताऊँ आपको? रिजर्व बैंक का एक सर्कुलर है जिसको हम लोग कई बार इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर करना ठीक नहीं है। डूज एंड डोंट्स फॉलो करो, समझाओ आपने कैसे फॉलो किया है। आपको समझाना पड़ेगा नए आने वाले बोर्ड के बंदे को कि ये डूज एंड डोंट्स की जरूरत क्या है। और दूसरा, जो रिजर्व बैंक का आपका कैलेंडर ऑफ रिव्यूज और जो स्टेटमेंट का कैलेंडर है, उसके ऊपर डिस्कस करो। नॉर्मली उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है। मैंने ये कहा है कि बोर्ड के जो मिनट्स है ना, मिनट्स शुड गिव यू, एनीबडी हु रीड्स द मिनट शुड गेट अ मिरर एज टू हाउ बोर्ड डिसाइड्स। तुम्हारे बोर्ड मीटिंग में वो मिरर आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? हम लोग निगेटिव ओपिनियन इन द बोर्ड रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो गलत है। करो रिकॉर्ड। 15 लोग हैं, 2 लोग अपोज करेंगे, 13 लोग मान जाएंगे। वो 2 लोग जो अपोज कर रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट। थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं जब 30 साल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि कई बैंकों में ये प्रैक्टिस हुआ करती थी कि भाई हमारे यहाँ कॉन्ट्रेरी ओपिनियन लाते हैं, सब साथ में एक साथ ही सोचते हैं, एक जैसा ही सोचते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर एक का ब्रेन अलग है, हर एक बंदा सोचता अलग है। अगर किसी किसी क्लाइंट को आप बड़ी अमाउंट सैंक्शन कर रहे हो, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आते हैं, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, that is the vibrancy of the board, and that vibrancy as a legacy is required to be passed on. तो क्या स्टेप्स लोगे इसमें? मेरा ये पहला मानना है, यू मस्ट हैव अ बोर्ड ट्रांजिशन पॉलिसी, अ डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी, what is to be done for the new members, how it has to be done, and which documents and copies are required to be given. कानून नहीं कहता है, बट देयर हैज टू बी अ ओथ सेरेमनी इन द बोर्ड। नया मेंबर आया तो उससे ओथ लेना चाहिए। क्या ओथ लेना चाहिए? कि भाई मैं पर्सनल इन्फ्लुएंस नहीं रहूंगा, डूज एंड डोंट फॉलो करूंगा, मुझे जो पता चलेगा बैंक के बारे में, कई बार बाहर जाके किसी को बोलूंगा नहीं। अगर डिसीजन मुझे पसंद नहीं आता है, फिर भी मेजोरिटी से मैं डिसीजन एक्सेप्ट करूंगा। ओथ ड्राफ्ट की जा सकती है, लो ना, यू नीड टू। अगर आप नहीं ले रहे हो, डिवाइस करो, ड्राफ्ट करो। दैट इज द ट्रांजिशन प्लानिंग, that is the transitional planning. I am talking of transition planning at the board level, nowhere else. अगर हम ट्रांजिशन प्लानिंग अच्छी तरह से करते हैं तो जितने भी आज डायरेक्टर्स हैं, जो 20-22 हजार डायरेक्टर्स आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी बैंक अच्छी तरह से आगे भी चलती रहेगी। आप रहें या ना रहे, आपको बैंक के हित में सोचना है। और अगर बैंक के हित में सोचना है तो इस चीज की तैयारी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आपको अगर मेरे विचार या वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबको बताइएगा, क्रिटिसाइज कीजिएगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब मैं जो करता हूँ या कहता हूँ इज जस्ट द पर्सपेक्टिव आई ट्राई टू गिव। बैंकिंग इज एन ओशन and we are not even a drop in that ocean as a urban cooperative banking sector, not even a drop in the ocean. We would like to multiply these drops for the benefit of the society. हम जिस सोसाइटी के लिए, जिस समाज के लिए बने हैं, उनके लिए काम करते रहे। थैंक यू so much for watching my channel and liking and subscribing to this channel. Thank you so much.